नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में, जो कि RAC ट्रेड के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैं RAC ट्रेड के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपने ना देखे हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर उसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रशीतक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कंडेंसर छोड़ता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कंडेंसर है वो प्रशीतक को किस अवस्था में छोड़ता है, कंडेंसर के बाद किस अवस्था में प्रशीतक होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रशीतक मतलब होता है रेफ्रिजरेंट। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है उच्च दाब संतृप्त तरल, ऑप्शन बी है निम्न दाब संतृप्त तरल, ऑप्शन सी है उच्च दाब उच्च तापमान संतृप्त तरल, और ऑप्शन डी है निम्न दाब उच्च तापमान संतृप्त तरल। तो जो प्रशीतक है वो कंडेंसर के बाद निकलता है वो होता है उच्च दाब संतृप्त तरल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, उच्च दाब संतृप्त तरल। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्रीय वातानुकूलन प्लांट में प्रयोग किए जाने वाले विस्तार वाल्व होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट होते हैं उनमें किस प्रकार का एक्सपेंशन वाल्व प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन बी है थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक विस्तार वाल्व, ऑप्शन डी है नीचे की तरफ फ्लोट वाल्व। तो जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट होते हैं वहां पर थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रोटर गति n, आवृत्ति f और पोलों की संख्या p के संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है n इक्वल टू 120 f अपॉन p, ऑप्शन बी है Pn इक्वल टू 120 अपॉन f, ऑप्शन सी है f इक्वल टू 120 n अपॉन p, और ऑप्शन डी है n इक्वल टू 120 अपॉन p। तो रोटर गति n है और फ्रिक्वेंसी f है, पोलो की संख्या p है, तो इसके बीच में जो समीकरण होता है वो होता है n इक्वल टू 120 f अपॉन p का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 120 f अपॉन p। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उच्च दाब कट आउट का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक्स के साथ किया जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है जो उच्च दाब कट आउट है उसका प्रयोग निम्न में से किसके साथ किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंडेंसर, ऑप्शन बी है वाष्पक, ऑप्शन सी है कंप्रेसर, ऑप्शन डी है विस्तार वाल्व। तो उच्च दाब कट आउट का प्रयोग कंप्रेसर के साथ किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, कंप्रेसर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से अमोनिया प्रशीतक कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें अमोनिया प्रशीतक का नाम पहचानना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है R4070, ऑप्शन बी है R410A, ऑप्शन सी है R717, ऑप्शन डी है R502। तो जो अमोनिया है उसका जो R फॉर्म में लिखा जाता है वो होता है R717। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, R717। R717 को अमोनिया नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रणाली की अंडर चार्जिंग से होता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होती है उसकी जो प्रणाली होती है उसमें अंडर चार्जिंग का क्या इफेक्ट होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है COP बढ़ता है, ऑप्शन बी है COP घटता है, ऑप्शन सी है COP स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंडर चार्जिंग होती है उससे COP घटता है। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ कि चार्जिंग क्या होती है, अंडर चार्जिंग क्या होती है और ओवर चार्जिंग क्या होती है। जब किसी प्रशीतक मशीन में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे AC हो, जब उसमें हम रेफ्रिजरेंट भरते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग। अब अंडर चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जितना उस मशीन में रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उतने से अगर हम कम भरते हैं तो वो होती है अंडर चार्जिंग, और उतने से जितना चाहिए रहता है मशीन को रेफ्रिजरेंट उससे ज़्यादा भर देते हैं तो वो हो जाती है ओवर चार्जिंग। तो अंडर चार्जिंग या कम रेफ्रिजरेंट भरने से जो COP होती है वो घट जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, COP घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
R11 का विकल्प प्रशीतक है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो R11 है उसका ऑप्शनल रेफ्रिजरेंट कौन सा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है R22, ऑप्शन बी है R123, ऑप्शन सी है R134A और ऑप्शन डी है R125। तो जो R11 का विकल्प प्रशीतक है वो है R123, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी R123। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्रेसर के इनलेट पर लगा होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कंडेंसर, ऑप्शन बी है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी है थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व, ऑप्शन डी है ड्रायर फिल्टर। तो कंप्रेसर के जो इनलेट पे लगा होता है वो होता है एक्यूमुलेटर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्थिर स्थिति में स्लिप फिल इन द ब्लैंक्स रेंज में होती है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्थिर स्थिति में जो स्लिप रेंज होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0 से 1, ऑप्शन सी है -1 से 0, ऑप्शन डी है 0। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्थिर स्थिति में जो स्लिप रेंज होती है वो होती है 1, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 1। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। R134A के साथ प्रयोग किए जाने वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन सा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है पॉलिस्टर तेल, ऑप्शन सी है पॉलीग्लाइकॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो R134A रेफ्रिजरेंट है उसके साथ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रयोग किया जाता है वो होता है पॉलिस्टर तेल, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पॉलिस्टर तेल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। HC प्रशीतकों की मुख्य कमी उनकी फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो HC प्रशीतक होते हैं उनकी मुख्य कमी कौन सी है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है उच्च ODP, ऑप्शन बी है उच्च GWP, ऑप्शन सी है ज्वलनशीलता, ऑप्शन डी है उच्च GWP और ज्वलनशीलता। तो जो HC प्रशीतक होते हैं उनकी जो मुख्य कमी होती है वो होती है ज्वलनशीलता, वो ज्वलनशील होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी ज्वलनशीलता। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अधिक क्षमता और उच्च आयतन फ्लो दर के लिए सुयोग्य कंप्रेसर होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ऑप्शन बी है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऑप्शन सी है स्क्रू कंप्रेसर, ऑप्शन डी है स्क्रॉल कंप्रेसर। तो जो अधिक क्षमता और उच्च आयतन फ्लो दर के लिए जो कंप्रेसर सुयोग्य होते हैं वो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रेफ्रिजरेटर फिल इन द ब्लैंक्स पर कार्य करता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रेफ्रिजरेटर किस प्रणाली पर काम करता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेपर कंप्रेशन साइकिल, ऑप्शन बी है वेपर एडजप्शन साइकिल, ऑप्शन सी है ऑटो चक्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल पर वर्क करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्न में से किसे मीटरिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन बी है कंडेंसर, ऑप्शन सी है फ्लोट वाल्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मीटरिंग डिवाइस के नाम से जिसे जाना जाता है वो कैपिलरी ट्यूब को जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो एक्सपेंशन डिवाइस होती है और एक्सपेंशन डिवाइस को ही हम मीटरिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तरल रिसीवर को फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो तरल रिसीवर होता है या लिक्विड रिसीवर होता है उसको कहां पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सक्शन लाइन, ऑप्शन बी है डिस्चार्ज लाइन, ऑप्शन सी है तरल लाइन, ऑप्शन डी है विस्तार लाइन। तो जो तरल रिसीवर होता है वो तरल लाइन में स्थापित किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी तरल लाइन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। HFC प्रशीतक है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्न चारों में से HFC प्रशीतक कौन सा है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है R11, ऑप्शन बी है R22, ऑप्शन सी है R134A, ऑप्शन डी है R290। तो जो चारों ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो R134A है वो HFC प्रशीतक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी R134A। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लवण जल फिल इन द ब्लैंक्स का एक घोल होता है।
क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो लवण जल होता है वो किसका एक घोल होता है या किसका एक सोल्यूशन होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्फ और पानी, ऑप्शन बी है पानी और सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पानी और अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो लवण और जल होता है वो पानी और सोडियम क्लोराइड का एक घोल होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी पानी और सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कार का कंप्रेसर एयर कंडीशनिंग प्रणाली फिल इन द ब्लैंक से ड्राइव प्राप्त करता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कार एयर कंडीशनिंग प्रणाली में जो कंप्रेसर होता है वो किससे ड्राइव प्राप्त करता है या किसके द्वारा चलता है वो। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सोलर पैनल, ऑप्शन बी है कार बैटरी, ऑप्शन सी है कार के जनरेटर, ऑप्शन डी है आईसी इंजन शाफ्ट। तो जो कार एयर कंडीशनिंग में कंप्रेसर जो होता है वो आईसी इंजन शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी आईसी इंजन शाफ्ट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक विंडो एसी का ड्रायर फिल्टर फिल इन द ब्लैंक्स में स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो विंडो एसी होता है उसमें जो ड्रायर फिल्टर लगा होता है वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है या कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सक्शन लाइन, ऑप्शन बी है डिस्चार्ज लाइन, ऑप्शन सी है लिक्विड लाइन, ऑप्शन डी है विस्तार लाइन। तो जो ड्रायर फिल्टर है वो लिक्विड लाइन में प्लेस किया जाता है या स्थापित किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लिक्विड लाइन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रशीतक R134A फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया जो प्रशीतक R134A है वो चारों प्रॉपर्टी दी है, उसकी चारों गुण दिए हैं, उनमें से कौन सा उसका गुण है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्वलनशील नहीं है, ऑप्शन बी है ज्वलनशील है, ऑप्शन सी है निम्न GWP रखता है, ऑप्शन डी है निम्न ODP। तो जो R134A होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए ज्वलनशील नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। एक प्रशीतन प्रणाली में कंडेंसर का कार्य होता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उसमें कंडेंसर का क्या काम होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आसपास के चारों ओर के वायु को ठंडा करना, ऑप्शन बी है उत्पाद या स्थान को ठंडा करना, ऑप्शन सी है कंप्रेसर के द्वारा डिस्चार्ज किए गए अत्यधिक वाष्पक प्रशीतक को ठंडा करना, ऑप्शन डी है कंप्रेसर प्रवेश करने वाले प्रशीतक वाष्पक को ठंडा कंडेंस करना। तो जो कंडेंसर का कार्य होता है वो होता है कंप्रेसर के द्वारा डिस्चार्ज किए गए अत्यधिक वाष्पक प्रशीतक को कंडेंस करने का काम होता है कंडेंसर का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ कंप्रेसर द्वारा डिस्चार्ज किए गए अत्यधिक वाष्पक प्रशीतक को कंडेंस करना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है -77.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जाकर वो जिस टेम्परेचर पे जाकर वह बर्फ बनता है या फिर फ्रीज होता है वो होता है -77.7 डिग्री सेल्सियस, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए -77.7 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक कार एसी का कंडेंसर होता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक कार एसी का जो कंडेंसर है वो निम्न में से किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पानी से ठंडा, ऑप्शन बी है हवा से ठंडा, ऑप्शन सी है वाष्पीकरणीय प्रकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कार एसी का जो कंडेंसर है वो हवा द्वारा ठंडा किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हवा से ठंडा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कंडेंसर के ताप अस्वीकृति क्षमता होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो कंडेंसर की हीट रिलीजिंग कैपेसिटी होती है, हीट लॉस कैपेसिटी होती है, वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कूलिंग क्षमता के बराबर, ऑप्शन बी है कूलिंग क्षमता से ज्यादा, ऑप्शन सी है कूलिंग क्षमता से कम, ऑप्शन डी है कंप्रेसर कूलिंग क्षमता के बराबर। तो जो कंडेंसर की अस्वीकृति क्षमता या हीट लॉस की जो क्षमता है वो कूलिंग कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करेगा या फिर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कूलिंग क्षमता से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक थर्मोस्टैटिक विस्तार वाल्व फिल इन द ब्लैंक्स के साथ प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है विंडो एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन बी है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन सी है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक थर्मोस्टैटिक वाल्व जो होता है वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरएसी ट्रेड के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पर लॉन्च होंगे, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।